जी, मेरी आवाज़ जा रही है। अगर मेरी आवाज़ अगर जा रही है तो प्लीज़ राइट समथिंग, ताकि मैं समझ सकूं कि आप मुझे देख भी रहे हैं और मेरी आवाज़ जा रही है। जी, अकरम हुसैन अली जी का मैं जो है रिस्पांस प्राप्त किया। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आ, आज थर्ड जेंडर पर या किन्नर विमर्श का ये पांचवा दिन है और पांचवें दिन मुझे जो है बुलाया गया है। और जो टॉपिक मुझे मिला हुआ है उस पे मुझे आज बात करनी है। बट उस पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले इस पूरे रंगमंच के निर्देशक, या अगर मैं कहूँ कि जो ये प्लेटफॉर्म है वांग्मय पत्रिका के प्लेटफॉर्म के तहत, और जो पूरा का पूरा एक जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया है डॉक्टर फिरोज़ सर के द्वारा, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर फिरोज़ सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के तैयार किया, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता मुझसे पूर्व में बोल चुके हैं और आगे भी अभी लोग बोलेंगे। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर फिरोज़ खान सर का नाम बहुत अदब और एहतराम के साथ मैं लेना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां पर मैं देख रहा हूं कि अभी इसके पहले जो भी वीडियोस मैंने फेसबुक पर देखा या जो शेयर किया गया लोगों ने देखा, करीब 4,000 4,500 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं एक, और किसी के 3,000 3,500 इस तरह की वीडियोस जो है मैंने देखे कि लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। शायद यह ऐसा भारत का, या ऐसा मैं नहीं कह सकता यह पहला प्लेटफॉर्म है, लेकिन यह एक अपने में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हाशिए पर गए लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। और इस आवाज़ को बुलंद करने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने इस एक इनिशिएटिव लिया, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, तो हम देख सकते हैं कि वो फिरोज़ सर हैं। और फिरोज़ सर का इसीलिए मैं किसी भी लेक्चर की, जब भी मैं कोई लेक्चर देता हूं तो उस लेक्चर के शुरू में मैं ज़रूर से ज़रूर सर का नाम मेंशन करता हूं। इसके अलावा मैं बहुत सम्मान के साथ अपने हाली मुस्लिम पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रिंसिपल सर डॉक्टर तनवीर अख्तर सर का नाम मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ लेना चाहता हूं, जो बहुत एक्टिव रहते हैं और हर समय हम लोगों को कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ मैं उन वक्ताओं का जो मुझसे पूर्व में बोल चुके हैं, मैं उनका भी नाम बहुत अदब और एहतराम के साथ मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। इसके मेरे बाद जो बोलने के लिए लोग आएंगे सब स्कॉलर्स हैं, दे ऑल आर जीनियस, दे ऑल आर द इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज, सब इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज हैं, सब स्कॉलर्स हैं। उन सब का भी मैं खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और विशेष रूप से अगर मैं बात करूँ तो मैं विकास प्रकाशन पंकज भाई का, और वहाँ पे जो पूरी टीम है जिन्होंने कदम से कदम मिला करके फिरोज़ सर के द्वारा एडिटेड 12 से अधिक जो है किताबें जिन्होंने छापने का काम किया, मैं उनका भी बहुत अदब और एहतराम के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पे उनका भी वेलकम करता हूँ। तो आगे के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं 2-3 पॉइंट ज़रूर रखना चाहता हूँ कि आज का जो विमर्श का जो विषय है उसमें हमें कहा गया कि किन्नरों को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं हमें उस पर बात करनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है क्या अचानक मिला है, क्या एक ही दिन में मिला हुआ है? नहीं, एक लंबी लड़ाई है। उस लड़ाई की जो हिस्ट्री है, उस लड़ाई की हिस्ट्री पर मैं थोड़ा सा फोकस डालूंगा, उस लड़ाई की हिस्ट्री को पर मैं अपनी बात को रखूंगा। उसके बाद मैं इस विषय पर आऊँगा कि किन्नरों को क्या संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ, और उसको जो उनको अधिकार प्राप्त हुआ उस अधिकार में किन क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हर आदमी को जानना चाहिए, जिसको हमसे और आपसे ज़्यादा उस समुदाय को जानना चाहिए जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि जो अधिकार उन्हें मिला हुआ है, अगर वो उस अधिकार से वंचित हैं तो उनके वंचित होने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है। बीइंग अ सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें जो भी अधिकार मिले हैं और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बहुत बेसिक बातें बताई गई हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, एक हर जागरूक नागरिक का यह फर्ज बनता है, या हर जागरूक नागरिक की यह पहचान है कि वह क्या करे, इससे जागरूक हो।
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ज़रूर है कि अभी वो लोग चूँकि मेन स्ट्रीम में नहीं आए हुए हैं, मेन स्ट्रीम में ना आ पाने के कारण उनके सामने बहुत दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, वो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसीलिए फिरोज सर जैसी शख्सियत ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है कि हम उनके ऊपर बात करें, हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और उनके अंदर जागरूकता आए। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि हाशिए या जो सबल्टन स्टडीज़ है, हाशिए का पर जो लोग हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम निकल करके आता है कि सबल्टन स्टडीज़ या हाशिए पर जो लोग भी हैं, चाहे वे जो है कास्ट के आधार पर हाशिए पर लाए गए हों, चाहे वे कलर के आधार पर लाए गए हों, चाहे वे जेंडर के आधार पर लाए गए हों, चाहे वे जो है इकोनॉमी के आधार पर लाए गए हों, तो एक बहुत ब्रॉड एरिया है हाशिए पर बात करने के लिए। लेकिन उनमें से जो चुना गया, ये 10 दिवसीय व्याख्यान माला जो आयोजित की गई है वांग्मय पत्रिका और फिरोज सर के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, उस पर 10 दिवसीय इस व्याख्यान माला में केवल एक ही चीज़ पर बात होनी है कि किन्नर विमर्श या किन्नरों की क्या समस्याएं हैं, उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। उनकी समस्याओं को एक अगर मैं कहूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, ना मैं कोई प्रोफेसर हूँ, मैं हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट के नज़रिए से ही देखता हूँ और मैं थ्रू आउट लाइफ मैं स्टूडेंट भी रहना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट बना रहता है शायद वह एक लर्नर होता है और लर्नर जो होता है वह हमेशा नई चीज़ों को गेन करता है। तो हम सारे लोगों को स्टूडेंट ही बने रहना चाहिए और टीचिंग लर्निंग में का एक जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के जब मैं बात करता हूँ तो मुझे जो समझ में आया कि उस बिंदु पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उस बिंदु पर सबसे पहली बात अगर हमें समझनी चाहिए तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स और जेंडर का डिस्टिंक्शन। मतलब हम अनडाउटली आएंगे कि अपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल 2014 को जो वर्डिक्ट दिया, जो वर्डिक्ट आया हुआ है, वह अनडाउटली एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है, उसको भी लेकर के मैं बात करूंगा। जो बिल 2019 में पास किया गया इनसे संबंधित, इस कम्युनिटी से संबंधित, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उस पर आने से पहले मैं 3-4 पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि हम जब भी बात करते हैं इसको जिस नज़रिए से देखते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम सेक्स और जेंडर के डिस्टिंक्शन को समझ लें। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में रह करके हम अपना जीवन गुजार रहे हैं, उस समाज में 2 आयाम बनाए गए हैं किसी भी चीज़ को समझने का। उस आयाम को हमें कहते हैं बाइनरी कॉन्सेप्ट, मतलब 2 अपोजिट चीज़ों का स्ट्रक्चर बनाया गया है और उन 2 अपोजिट चीज़ों का स्ट्रक्चर को लेकर के ही हम क्या करते हैं, करते हैं। अब जो 2 अपोजिट चीज़ों का स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको ये कहें कि अगर हमें दुनिया के निज़ाम को समझना है तो एक बहुत बड़े आलोचक हैं जिनका नाम जैक्स देरेदा था। जैक्स देरेदा ने ये वर्ड यूज़ किया था कि बाइनरी अपोजिशन। हम दुनिया के स्ट्रक्चर को 2 अपोजिट शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैन है तो वुमेन है, मेल है, फीमेल है, गॉड है, सेटन है, डे है, नाइट है। ये एक बाइनरी कॉन्सेप्ट है या एक बाइनरी अपोजिशन है। सवाल ये उठता है कि जब हम दुनिया के नज़रिए को, ठीक है, दुनिया के नज़रिए को समझने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये चीज़ बाइनरी कॉन्सेप्ट ज़रूरी हो सकता है, लेकिन जब आप इस बाइनरी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, जब आप इस बाइनरी कॉन्सेप्ट को जेंडर के फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि हम बड़ी गलती करते हैं। और यह हम वेस्ट के कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, हमने वहाँ से इसको इंपोर्ट किया और अपने लिटरेचर को हमने उसी नज़रिए से देखने की कोशिश की जैसा कि और जगहों पे रहा है, बाइनरी कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर को लेकर के। तो सवाल ये उठता है कि पहले तो जेंडर क्या है, सेक्स क्या है। जब हम जेंडर और सेक्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा या हमारी उनसे चर्चा हुई, तो वो लोग ये कहते हैं कि जेंडर और सेक्स जो है दोनों जो है क्या है, कॉमन चीज़ है, दोनों कॉमन पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ ज़रूरत है कि हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि दोनों कॉमन नहीं है। जब आप डिक्शनरी उठा करके देखेंगे, डिक्शनरी खोलेंगे, या अगर आप किसी भी ऐसे आदमी से बात करेंगे जो जेंडर स्टडीज़ पे काम कर रहा है, तो वो एक कहता है कि नहीं, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। जो हमारी सेक्स है, सेक्स हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है।
अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? हर आदमी की अपनी एक आइडेंटिटी है और उसकी जो आइडेंटिटी है वह उसकी इंट्रिंसिक फीलिंग पर डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक फीलिंग का मतलब उस आदमी के अंदर की आत्मा, उस आदमी के अंदर का सेंस क्या कह रहा है कि वह क्या है, वह मेल है, वह फीमेल है, वह मैन है, वह वुमेन है, वह क्या है। वह उसके अंदर की आत्मा उसको कहती है कि उसको अपने आप को किस खांचे में रखना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं जो है मेल या फीमेल, तो मेल या फीमेल यह मेरा जो है क्या है, यह मेरा बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, और जो मेरी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है वही सेक्स का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं शमीम हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं मेल हूँ, तो मेरी शारीरिक बनावट ऐसी है, मेरी एनाटॉमी ऐसी है, मेरी फिजियोलॉजी ऐसी है, मेरी शारीरिक रचना ऐसी है, जिसके आधार पर ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया हुआ है या ऐसे फ्रेम में ढाला है कि उस आधार पर हमें क्या कहा जाता है कि हम जो है मेल हैं। तो इसका मतलब शमीम ही अकेले मेल नहीं, दुनिया के जितने भी पुरुष हैं वे सबके सब मेल हैं। कारण है कि उनकी जो बनावट है, उनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, लगभग जो है, जो फिजियोलॉजी है, जो उनके अपने अंग जो दिए गए हैं ईश्वर के द्वारा, वो सबके लगभग एक जैसे हैं। तो ये ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, एक कि ये एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। दूसरी तरफ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी का मतलब सेक्स से हो गया, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी का मतलब जो है हमारा किससे हो गया, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी का मतलब हमारी फिजियोलॉजी से हो गया, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी का मतलब हमारा एनाटॉमी से हो गया। ईश्वर के द्वारा दिया गया जो शरीर है, वो जब हम उस शरीर को अपनी पहचान बनाते हैं, तो हम अपनी पहचान किससे बना रहे हैं, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी से बना रहे हैं। दूसरी तरफ अब हम जेंडर की बात करें, अगर हम जेंडर की बात करते हैं, तो जेंडर की बात करने का मतलब सिंपल सा यही है कि जेंडर जो होता है यह हमारा सोशियोलॉजिकल कल्चरल आइडेंटिटी है। सोशियोलॉजिकल कल्चरल आइडेंटिटी, जब हमने जन्म लिया, जन्म के समय जो हमने शरीर पाया, वह हमारा शरीर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी हो गया। जैसे ही शरीर को कपड़े से ढका गया, वहीं से हमारा सोशल आइडेंटिटी शुरू हो जाता है। अगर लड़का पैदा हुआ तो लड़का की ज़रूरत क्या होगी, उसके अपने अनुसार जो है उसको चीज़ों को रखना, उसको जो मान्यताएं हैं हमारे समाज में, उसके अनुसार शुरू हो जाएंगी। जैसे ही उसको जो है, अगर आप देखेंगे तो मेटाफोरिकली जो है, एक मेटाफोरिकली ये कहा जाता है कि जो बच्चे का नग्न शरीर है वह किसका एग्जाम्पल है, सेक्स का एग्जाम्पल है। जैसे ही बच्चे के नग्न शरीर को कपड़े से ढका जाता है, तुरंत जेंडर का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है कि वो जो है कहाँ पे हो रहा है, वो जो सामाजिक मान्यताएं हैं, उन सामाजिक मान्यताओं के अनुसार उसका लालन पालन, उसका भरण पोषण हमने शुरू कर दिया। एक और चीज जेंडर को समझने के लिए जरूरी है, जेंडर के बारे में कहा जाता है कि जेंडर परफॉर्मेटिव है। सवाल ये उठता है कि जेंडर परफॉर्मेटिव कैसे है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्क असाइन किया गया, जब एक पुरुष या एक औरत समाज में आई या उसका अपना एक लड़का लड़की के रूप में उसका डेवलपमेंट हुआ, जब वह काम करना शुरू करती है तो उसको कुछ वर्क असाइन किया जाता है। जितना भी बहादुरी का काम था, यह सारा बहादुरी का काम किसके खांचे में डाल दिया गया, सारा बहादुरी का काम जो है मैन के खांचे में डाल दिया गया, चूंकि वह इसको परफॉर्म कर सकता है। कैसे परफॉर्म कर सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग, जब हम इन सब चीज़ों पर बात करते हैं तो वीरता से संबंधित जितनी बातें हैं वह किसके खांचे में आती हैं, मैन के खांचे में आती हैं। इमोशन से संबंधित, फीलिंग से संबंधित और जितनी भी चीज़ें हैं, इस तरह की जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वह किसके खांचे में डाल दी गई, औरत के खांचे में डाल दी गई है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जेंडर का जो परफॉर्मेटिव है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, मैं अपने हर लेक्चर में एक एग्जाम्पल जरूर देता हूँ कि वी ऑल हैव सीन, हम सारे लोगों ने एक मूवी देखा होगा, उसका नाम था क्रिश 3। क्रिश 3 मूवी में जो है, जो हीरोइन है वो प्रियंका चोपड़ा है, जो हीरो है वो कौन है, वो जो हीरो है ऋतिक रोशन है। प्रियंका चोपड़ा एक बैलून के माध्यम से आसमान में उड़ रही है, बैलून अचानक जो है बस्ट हो जाता है और वह लगभग ऐसा लगता है गिर पड़ेंगी। उसी समय ऋतिक रोशन क्या करते हैं, रन करते हैं और हवा में उछल करके या जम करके वो जो है बिल्कुल धरती को छोड़ देते हैं और आसमान में पहुंच जाते हैं। प्रियंका चोपड़ा को लेफ्ट हैंड में लेकर के उनकी खूबसूरत आईज को निहारते हुए जमीन पर उतरते हैं। सवाल ये उठता है कि यह काम जो है, जो हमने किया, यह काम जो किया गया, इस काम को अगर हम बात करें तो यह जो जेंडर परफॉर्मेटिव आया, किसके खांचे में आया, ऋतिक रोशन। बचाया किसने, ऋतिक रोशन। बहादुरी का काम किसके खांचे में, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन का मतलब क्या, पुरुष। अगर पुरुष इतना बहादुर है, अगर पुरुष इस काम को कर सकता है, तो सारे पुरुषों से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आखिर ये काम शमीम क्यों नहीं कर सकते, ये काम आप क्यों नहीं कर सकते। या अगर हम इतने बहादुर हैं तो हम लोग भी कर
करके इसको देखें तो हमें अंजाम पता चल जाएगा कि जो परफॉर्मेंस मूवी में रियल लाइफ में दिखाया गया वह रियल लाइफ का परफॉर्मेंस रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है हर एक आदमी के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप सेक्स और जेंडर को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जेंडर के फ्रेम में एक शब्द आता है जेंडर फोबिया। जेंडर फोबिया एक ऐसा शब्द है जब जेंडर के नाम से डर लगने लगता है। ऐसे बहुत सारे, फोबिया का मतलब होता है किसी भी शब्द के लास्ट में जब फोबिया वर्ड PHOBIA, किसी भी शब्द के लास्ट में जब फोबिया जोड़ दिया जाता है जिसका मतलब कि एक ऐसा इरेशनल फियर जिसका कोई तर्क ना हो। जैसे एग्जाम फोबिया, वाटर फोबिया, तमाम तरह के फोबिया वर्ड जो है क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। इसी तरह से जेंडर फोबिया, जेंडर के नाम पर क्या किया गया था, डराने का काम किया गया कि जेंडर जो है क्या होगा कि पुरुष है, पुरुष बहादुरी है, पुरुष के हाथ में तमाम चीज़ें। जब सोसाइटी में जेंडर फोबिया ने जन्म लिया तो जेंडर फोबिया ने किसको जन्म दिया, जेंडर गैप को जन्म दिया। जेंडर गैप को कैसे जन्म दिया भाई, जब जेंडर फोबिया होगा तो सर्टेन है कि जेंडर के आधार पर जिन लोगों को किनारे लगाया गया, चाहे वो वुमेन रही हो, चाहे वो थर्ड जेंडर के लोग रहे हों या ट्रांसजेंडर के अंतर्गत आने वाले जो लोग भी रहे, जिनको हाशिए पर लाया गया, किनारे किया गया, उनके अंदर एक डर उत्पन्न हुआ और यही डर जो है क्या कहा जाता है, यही डर ही जो है जेंडर फोबिया है। और उस डर का परिणाम किस रूप में निकला, उस डर का परिणाम जेंडर गैप के रूप में निकला। जेंडर गैप के रूप में कैसे निकला, जेंडर गैप के रूप में इस तरह से निकला कि पूरा का पूरा सोसाइटी जो है इतने दोनों के बीच में इतना लंबा गैप आ गया, इतनी बड़ी खाई खिंच गई कि उसको फिल नहीं कर पाया जा रहा है। उसी को फिल करने का काम ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिस पर मैं अभी आऊंगा। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उस चीज को फिल करता है तो इसका मतलब वह फुलफिल करने का काम चाहे जो है जो बिल पास किया गया उसके माध्यम से किया जा रहा है, या फिरोज सर जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किए हुए हैं इनके माध्यम से किया जा रहा हो, या इसके पहले की जिन वक्ताओं ने यहाँ पर आकर के अपनी बातें की है उनके माध्यम से किया जा रहा हो, या जितने भी वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन के नाम से उनके माध्यम से किया जा रहा हो, ये सारा प्रयास उस जेंडर गैप को भरने का ही है। तो अभी तक मैंने अपने लेक्चर में सेक्स जेंडर की बात किया हुआ, उसके बीच अंतर क्या है, मैंने आपको जेंडर फोबिया की बात किया है, मैंने आपसे और क्या बात किया हुआ है, जेंडर गैप की मैंने बात की हुई है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब मैं सीधे जो है थर्ड जेंडर पर अगर आने की कोशिश करूं तो जो थर्ड जेंडर है यह एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अगर मैं बात करूं कि ये जो वर्ड पॉपुलैरिटी में आया 15 अप्रैल 2014 को, जब ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा कि हाँ इनको जो है इस तरह का जो है एक आइडेंटिटी मिलना चाहिए, एक उनको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। इनको हम तमाम नामों से जानते हैं, तमाम तरह से उनको हम ट्रीट करते हैं, तमाम तरह से उनको जो है क्या करते हैं कि एड्रेस करते हैं। तो आखिर कौन सा चीज एक ऐसा टर्म यूज किया जाए जो उनको डिफाइन कर सके, ठीक है, उस पर जो है मैं आ रहा हूं। अपेक्स कोर्ट ने क्या कहा, अपेक्स कोर्ट के क्या कॉन्सेप्ट रहे हैं, तमाम चीजें। लेकिन उस पर आने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जेंडर को लेकर के सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट है वह यह होना चाहिए कि मैं जिस रूप में हूं मुझे उसी रूप में स्वीकार किया जाए। अगर ये मेंटालिटी आ जाती है, अगर यह माइंडसेट आ जाता है, यह माइंडसेट अगर हम क्रिएट कर लेते हैं सोसाइटी में कि अगर शमीम मेल है तो उसको मेल के रूप में, सामने वाला फीमेल है तो उसको फीमेल के रूप में, अगर वह किसी और रूप में तो उसको किसी और के रूप में, जो जिस रूप में है अगर हम उसको उस रूप में जो है क्या करते हैं स्वीकार करने का काम करते हैं तो यह एक बहुत सराहनीय काम होगा। शायद इसी पहल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बहुत मजबूती के साथ रखने की कोशिश की है, जिसको मैं अभी तुरंत उस पर बात करने जा रहा हूं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जब मैं आपसे बात करता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर आने से पहले या उसको करने से पहले मैं कुछ स्टेटमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 9 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी 9 पॉइंट पर पूरी बात है कि उनको क्या संवैधानिक अधिकार मिला है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या वह बिल में पास किया गया, बिल में लाया गया या नहीं लाया गया। उसको आने से पहले यह बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आखिर जो है किस रूप में सुप्रीम कोर्ट ने
के सामने क्या दलील दी गई, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या स्टेटमेंट रखे गए कि सुप्रीम कोर्ट को वो 9 पॉइंट्स क्रिएट करना पड़ा। और यह जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 15 अप्रैल 2014 को आया है, और उस वर्डिक्ट को डिक्लेयर करने से पहले क्या क्या पॉइंट रखा गया, जिसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जज हैं जिनका नाम है के.एस. राधाकृष्णन। जज के.एस. राधाकृष्णन ने कहा कि जो जेंडर आइडेंटिटी है यह एक आदमी का फंडामेंटल एस्पेक्ट है। मैं दोबारा इस बात को कहना चाहूंगा कि जेंडर आइडेंटिटी एक आदमी का फंडामेंटल एस्पेक्ट है। फंडामेंटल एस्पेक्ट का मतलब कि यह मेरा मौलिक कर्तव्य है, यह मेरा मौलिक अधिकार है, और फंडामेंटल एस्पेक्ट होने की वजह से मेरी क्या आइडेंटिटी है यह मुझे चुनना चाहिए, ना कि कोई दूसरा चुन करके मुझे देगा। और यह एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है कि आखिर जो है उनकी जो ट्रांसजेंडर हैं, जो थर्ड जेंडर हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या उन्होंने खुद इसको चुना, इस शब्द को चुना, या जो कि कमेटी बनी थी या जिन लोगों ने नालसा एक्ट के तहत इस पिटीशन को डाला था उन्होंने किया, या उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव कितना था, उनकी आवाज कितनी सुनी गई, इस पर भी बात करना जरूरी है। दूसरा चीज जो है, ऑनरेबल जज के.एस. राधाकृष्णन ये भी कहते हैं कि एक आदमी का जो जेंडर आइडेंटिटी है वह उसका इंट्रिंसिक सेंस होता है। इंट्रिंसिक सेंस का वह उसके अंदर की फीलिंग बयान करती है कि वह क्या है। वह जो है अपने आप को मेल की कैटेगरी में रखेगा, फीमेल की कैटेगरी में रखेगा, या ट्रांसजेंडर की। तो उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, वह कौन सा? इंट्रिंसिक सेंस, अंदर की हमारी जो भावना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर एक आदमी मान के चलिए कि उसको अगर शरीर जो है किसका मिल गया, शरीर पुरुष का मिल गया, लेकिन उसकी आत्मा ये कहती है नहीं तुम पुरुष नहीं हो, तुम क्या हो, तुम औरत हो, तो वह अंदर से छटपटाता रहता है और अपने आप को औरत में डालने की कोशिश, मतलब औरत का रूप लेने की कोशिश करता है। उसको तमाम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इसी चीज को ध्यान में उन्होंने कहा कि यह इंट्रिंसिक सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा चीज जो है, उन्होंने एक और बात कही अपनी 9 पॉइंट को देने से पहले। उन्होंने एक कहा कि हमारी सोसाइटी बहुत मुश्किल से इस चीज को महसूस करती है कि ट्रांसजेंडर के स्टेन क्या है, पेन क्या है, एग्नी क्या है, मतलब उनकी समस्याएं क्या है, उनका दर्द क्या है, उनका ग्रीव क्या है, उनके कष्ट क्या है। इस चीज को बहुत मुश्किल से ये महसूस किया गया कि उस चीज को उन्होंने, मतलब हमारी समाज जो मेन स्ट्रीम की सोसाइटी उसको महसूस करे। इसके लिए आगे जो है एक और राजू रामचंद्रन, एक लर्नेड सीनियर काउंसिल है, एक बड़े वकील हैं राजू रामचंद्रन, जो लर्नेड सीनियर काउंसिल है, उन्होंने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा कि जो है बहुत सारे ये जेंडर आइडेंटिटी ना होने की वजह से उनको तमाम अधिकारों से वंचित किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिर जो है जो बात रखी हुई है, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो 9 पॉइंट दिया, ऐसे नहीं दे दिया कि कोई गया किया। जो तमाम डिस्कशन हुए, तमाम डिस्कशन के बाद खुद वहाँ के जज और खुद का जो सीनियर काउंसिल जो थे, जो वकील थे, उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने इस बात को अपनी दलील रखा और कहा। तो शायद मैं इस चीज़ को इसलिए रख रहा हूँ कि शायद मैं उस चीज़ को हम लोग समझ सकें कि 2014 में कोर्ट की वह क्या सिचुएशन रही होगी, अंडर व्हाट सिचुएशन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, किन परिस्थितियों में जो है जाकर के ये 9 पॉइंट्स आते हैं। तो राजू रामचंद्रन जो है कहते उनको तो हमने समझा ही नहीं, और इसकी वजह से बहुत सारे अधिकारों से उनको वंचित किया गया, जबकि वो यहीं के नागरिक हैं। और हमारा जो मौलिक, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि किसी के भी मौलिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता, किसी भी तरह से उसका मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हम जो है उसके अगेंस्ट या नहीं ला सकते हैं। इस तरह की चीजें, कोई भी भेद नहीं किया जा सकता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक लक्ष्मी पार्वती, एक एक्टिविस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, लक्ष्मी पार्वती एक एक्टिविस्ट हैं, लॉयर भी हैं। वो कहती हैं कि बहुत शर्म की बात है कि जब ये ट्रांसजेंडर किसी जो है रेड लाइट एरिया में जो सिग्नल पॉइंट्स हैं, अगर वे वहाँ पे अपना हाथ फैला करके आपसे कुछ मांगते हैं, तो आप अपनी कारों की खिड़कियों को जो है क्या करते हैं, मतलब जो विंडो आपका कारों की जो खिड़कियाँ, आप उसको बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे शायद उनका ये कहना है कि आप लोगों ने खुद ही दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो कहाँ जाएंगे, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के जो नालसा जजमेंट है उसमें पूरा डिस्कस किया गया, बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया है, और बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट है जिसको मैं कोट कर रहा हूं, बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं।
उसके अलावा एक और जस्टिस हैं पी साथा शिवम। जस्टिस पी साथा शिवम कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह सबको फंडामेंटल राइट्स देता है और किसी भी आदमी के फंडामेंटल राइट्स को कहीं से भी जो है क्या किया जा सकता है, इस इन द सेंस कि अगर जो भी भारत का नागरिक है, अगर मैं मेल होने के नाते उसे इंजॉय कर रहा हूँ, सामने वाला फीमेल होने के नाते उसे इंजॉय कर रहा है, तो थर्ड जेंडर को भी वो सारी चीज़ें मिलना चाहिए। ये चीज़, ये अपील है और ये जो है दलील भी है जिसके आधार पे वो 9 पॉइंट जो अभी मैं कोट करूंगा वो आएंगे। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी चीज जो और आती है, श्री राजू रामचंद्रन जो है वो कहते हैं कि कहीं से भी जो है क्या कर सकता है, कोई स्टेट, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वह जो है किसी भी आदमी का जेंडर के आधार पर उसके अपने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं किया जा सकता। और उस पर उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम 14 to 16 and 21, 14, 15, 16 और आर्टिकल 21 का वायलेशन जेंडर के आधार पे नहीं किया जा सकता, उसको मिलना चाहिए समान, मतलब एक रिस्पेक्टफुल लाइफ उसको प्राप्त होना चाहिए। इतनी बातें जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, बहुत सारी और बातें रही हैं। मैंने कहा इट्स नॉट अ स्कॉलरली लेक्चर, मैं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ विच आई हैव गॉड। और इस पॉइंट को लाने में भी बहुत हेल्प जो है फिरोज सर की रही, उनसे मैंने बात किया था कल भी और उसके पहले भी मैं चर्चा किया था कि मैं इन बिंदुओं को रखूंगा, तो बहुत सारी राय मुझे उनसे प्राप्त हुई थी। अब मैं उस पॉइंट को डिस्कस करना चाहूंगा जो कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जो है क्या किया हुआ है, एक तरह से डायरेक्शन दिया है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, एक डायरेक्शन है। और उस डायरेक्शन में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है। वो जो 9 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक एक पर मैं आना चाहता हूं और एक एक पॉइंट में रखना चाहता हूं। सबसे पहला उन्होंने कहा कि जो ट्रांसजेंडर है इनको थर्ड जेंडर के रूप में एड्रेस किया जाए। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर, जो तमाम नामों से हम उनको जानते हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करूंगा, कारण है कि वो एब्यूजिंग वर्ड आते हैं और यह कहीं से भी बेहतर नहीं है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे वर्ड यूज़ करें जो उस समुदाय के या उस समाज के लोगों को आज तक हम लोग यूज़ करते आए हैं। ये कहीं से बेहतर नहीं होगा। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने कहा कि उनको थर्ड जेंडर के रूप में ट्रीट किया जाए। ठीक है, थर्ड जेंडर के रूप में ट्रीट किया जाए, यह कोर्ट का आदेश है, लेकिन फिर वही चीज बात आती है कि क्या जो थर्ड जेंडर है वह उनकी पूरी सोसाइटी को आखिर क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या उनकी पूरी सोसाइटी के लोग उस एड्रेस से अपने आप को सहमत हैं? कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस टर्म से सहमत नहीं हूं, मैं इस तरह की आइडेंटिटी से सहमत नहीं हूं। और कुछ लोगों ने अपने आप को उसी रूप में स्वीकार करने की कोशिश की जिस रूप में वो हैं। तो ये जो पूरा एक टर्म यूज किया जा रहा है कि बीइंग जो बाइनरी कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर है, बीइंग मेल एंड फीमेल और फीमेल के अलावा उनको थर्ड जेंडर के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन मेरा अपना कहना है, अभी इस पे बाद में भी बात होगी, मेरा अपना नजरिया है कि शायद अगर इस पे सहमति नहीं बनती है तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को और जो भी पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और एक सहमति प्रदान की जानी चाहिए कि आखिर वे किस वर्ड्स, उनके लिए क्या सुटेबल वर्ड यूज किया जाए। कोई कहता है मंगलमुखी के रूप में, कोई कहता है किन्नर के रूप में, कोई कहता है किसी और। अगर पुरुष को मैन कहा जा सकता है, औरत को वुमेन कहा जा सकता है, तो इनके लिए भी तो कोई सुटेबल शब्द आना चाहिए ना। लेकिन वह सुटेबल शब्द ऐसा हो जो एब्यूजिंग ना हो, जो अभी कन्वेंशनल में, जो हम परंपराओं में अभी तक यूज करते चले आए हैं। What I want to tell you कि कम से कम एक सम्मान भरा शब्द जिस पर हम सारे लोग एग्री हो, वो समुदाय, वो समाज के भी लोग एग्री हो, हमें उस शब्द को लाना चाहिए प्लेटफॉर्म पर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इस बात उन्होंने कही कि उनकी जो आइडेंटिटी होना चाहिए, या कैसी आइडेंटिटी होना चाहिए, सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर होना चाहिए। सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर का मतलब कि यह उनको चुनने का अधिकार होना चाहिए, उनको चुनने का अधिकार कि वे किस खांचे में जाना चाहते हैं। आइदर दे वांट टू बी मेल आर दे वांट टू बी फीमेल आर दे वांट टू बी ट्रांसजेंडर। वो क्या होना चाहते हैं ये उनको अधिकार होना चाहिए। जैसे अगर मैं शमीम हूं, मैं पुरुष हूं, तो मैं क्या करूंगा? मुझे सर्टिफिकेट पड़ोसी से थोड़ी मिलेगा कि शमीम पुरुष है, जब वो सर्टिफिकेट देगा तब हमें जाकर के लोग पुरुष कहेंगे। हम पुरुष हैं, इसके लिए क्या हुआ? इसको कभी तो कोई वो तो मांगा नहीं जाता कोई प्रमाण पत्र, या कोई महिला है उससे तो प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता कि हाँ तुम महिला हो, इस चीज को पहले सिद्ध करो। तो ये हर आदमी ने क्या किया हुआ है कि अपनी एनाटॉमी के हिसाब से, अपनी इंट्रिंसिक सेंस के हिसाब से, अंदर की
भावना के हिसाब से उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने चुना हुआ है। अगर उसको उन्होंने चुना हुआ है तो साफ तौर पर उनको भी ये चीज किया जाना चाहिए। तो जो दूसरा पॉइंट अपेक्स कोर्ट ने कहा कि सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर, मतलब उनको अपना जेंडर चुनने का अधिकार खुद होना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज ये भी कहा गया, तीसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको बैकवर्ड क्लास में रखा जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको बैकवर्ड क्लास में रखा जाए। बैकवर्ड क्लास में रखने के साथ साथ एक पॉइंट और भी कहा, इतना ही नहीं, उनको सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी में रखा जाए। सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आखिर वो लोग जो है हाशिए पर हैं, और हाशिए पर उनको जाने का कारण क्या था, जेंडर था। लेकिन जब हाशिए पर गए तो इकोनॉमिक रूप से भी वो कमजोर हुए, सामाजिक रूप से भी वो कमजोर हुए, सामाजिक के साथ साथ जो है जो और हमारा ताना बाना है उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वे कमजोर हुए। इसलिए उनको अगर मेन स्ट्रीम में लाना है तो वे सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाए, वे सारी मौके उनको मुहैया कराए जाएं जो हम सारे लोगों को प्राप्त है। एक बात और, यह सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को वह जो है डायरेक्शन देते हैं माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तीसरा चीज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उनसे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को सीरियसली डील किया जाए। उनसे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम, अगर उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स को आप सीरियसली डील नहीं करेंगे तो फिर कैसे समाज का आदमी जान पाएगा। और मैं बार बार मैं फिरोज सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बार बार मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा मंच तैयार किया हुआ है जहां पर हम उनकी प्रॉब्लम को रख रहे हैं, जहां पर एक एक वीडियो को 4-4 हजार 5-5 हजार लोग देख रहे हैं। इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है जेंडर सेंसिटाइजेशन का। अगर हम अभी मैं एक हफ्ते के लिए प्रोग्राम हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एक कॉलेज में, वहां पर हम लोग जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम में शरीक हुए थे। कितने लोग? मात्र 84 लोग। तो गवर्नमेंट इतना भारी भरकम खर्च करती, इतना पैसा देती, इतना सारा चीज बजट अलॉट करती, तब जाकर के 84-85 लोग जो है जाकर के उसमें शामिल हो पा रहे हैं। इसमें तो बगैर किसी खर्च के जो है हमारी अप्रोच कहाँ तक जा रही। तो हमें इस सोशल मीडिया को, वर्चुअल नॉलेज को, इस प्लेटफॉर्म को हमें कैश करना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि फिरोज सर ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, मैं इसको कहूँगा ये 10 दिवसीय नहीं बल्कि आगे भी लेकर के इनको चलना चाहिए। तो जिस पॉइंट पर मैं बात कर रहा था वो बात ये थी कि उनको कैसे जो है उनकी समस्याओं को क्या किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाईलाइट किया जाए। और हाईलाइट करने के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे प्रोग्राम चलाए जाएं। और यह स्कूल लेवल से होना चाहिए। जो हमारे करिकुलम है, जो हमारे सिलेबस हैं, उस सिलेबस में इनसे संबंधित जो है कहानी, जो इनसे संबंधित जो लिटरेचर है उसको जगह दी जानी चाहिए। इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उसको जगह दी जानी चाहिए। और मैं फिरोज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से आपने रिसर्च स्कॉलर्स को बुलाया हुआ है, राइटर्स को बुलाया हुआ है, ऐसे ही उस कम्युनिटी से में से लोगों को आप बुलाइए। और तब वो अपनी जब प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो वह जो प्रॉब्लम होगी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा और लोग उससे जान पाएंगे। और शायद तब जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है वह जो है क्या होगा, व्यवहारिक धरातल पर सही सिद्ध हो पाएगा। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू सर। दूसरा सबसे बड़ा चीज जो है मैं ये जरूर मैं बात कहना चाहूंगा कि जो उनके लिए कहा गया कि सेपरेट पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए जाएं, ये एक बहुत अच्छा सुझाव। कल मैडम ने भी जो है बहुत अच्छी बात कही थी कि उनके लिए हर चीज सेपरेट नहीं होना चाहिए, लेकिन सेपरेट पब्लिक टॉयलेट्स बनवाया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का, अपेक्स कोर्ट का निर्देश है। क्यों? अगर महिलाओं के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेपरेट पब्लिक टॉयलेट्स बन सकता है तो सेम तौर पर उनके लिए भी होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर वो जो है किसी के टॉयलेट में जाए तो पुरुष या महिला उस चीज को जो है बियर ना करे और ये चीज क्वेश्चन मार्क करे। तो इससे बेहतर है कि उनके लिए क्या किया जाए, इस चीज की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन में को एजुकेशन है, ऐसे ही उसी को एजुकेशन में उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए। एजुकेशन के लिए उनको अलग से यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन में उनके लिए अलग से जो है कोई कॉलेज जो है, बल्कि हाँ क्या करना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे जो है कॉलेजेस खोले जाएं और जिसमें सारे लोगों को जगह दी जाए। अभी कुशीनगर में पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, वहां पर जिस तरह से बात चल रही है, तो इस तरह से अगर अलग अलग विश्वविद्यालय खोले जाएंगे तो ये बड़ी चीज नहीं है। जो हमारे विश्वविद्यालय, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत है, वहां पे ऑलरेडी बहुत जगह है और हम चाहते हैं कि सारे दरवाजे उनके लिए खोले जाएं। यह भी जेंडर सेंसिटाइजेशन का एक हिस्सा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि उनसे संबंधित तमाम वेलफेयर जो कल्याणकारी, स्टेट की ये जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनसे संबंधित तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाए।
बेशक बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं दूसरों के लिए, हम मतलब मेल के लिए, फीमेल के लिए, सबल्टन में जो मजदूर वर्ग है, जो भी लॉकडाउन में फंसा हुआ, जो दिल्ली से आ रहे हैं, देखिए श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो मैं नहीं कहता कि ट्रांसजेंडर ट्रेन, अगर कहीं ट्रांसजेंडर फंसे हुए तो बेशक उनको भी निकाला जाना चाहिए, उनको भी लाया जाना चाहिए, चाहे उनके लिए आप स्पेशल अलग से ही कोई ट्रेन जो है ट्रांसजेंडर ट्रेन के नाम से चलाएं। लेकिन उनके लिए जो और इस समाज के जो और लोग हैं, हाशिए पर जो रहने वाले लोग हैं, अगर उनको कल्याणकारी योजनाएं प्राप्त हैं तो उन कल्याणकारी योजनाओं को इस कम्युनिटी तक भी हमें पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। यह एक इंस्ट्रक्शन है दैट हैज बीन गिवन बाय द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हमें जो है पब्लिक अवेयरनेस, यह बहुत ज़रूरी है। इसको मैं पहले भी बात बता चुका हूं कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम पब्लिक अवेयरनेस नहीं बात करते हैं, कोई चीज़ सही से नहीं होने वाला है। चाहे आप कितना भी लॉ एंड ऑर्डर बना लीजिए, चाहे आप कितने भी नियम कानून बना लीजिए, जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं, उस एथिकल वैल्यूज़ को हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट वसुधैव कुटुंबकम का है, जो हमें कहते हैं कि भारत के सारे लोग जो है, प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषण में कहते हैं कि भारत की 130 करोड़ जनता, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि फला लोग फला लोग फला लोग। तो 130 करोड़ में हाशिए पर ये जो लोग हैं, ये भी हैं जिनकी आबादी इस समय लगभग ऐसा कहा जाता है कि 20 लाख के आसपास है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 4,80,000 के आसपास उनकी थी जो है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 20 लाख के आसपास है। व्हाट दैट इज इट द एग्जैक्ट डेटा आई डोंट नो, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि इस क्या 20 लाख के लिए क्या हम अलग जो है किसी प्लानेट पे इनको भेजेंगे? क्या उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी? इसी धरती पर जीवन संभव है, और इसी धरती को ब्यूटीफुल धरती बनाने के लिए, एक अच्छी धरती बनाने के लिए, खूबसूरत धरती बनाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया को जन्म देना पड़ेगा, जहां पर संभाव की बात हो, समान रूप से सबको जीने का अधिकार हो, समान रूप से सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो। ये मैं नहीं कर रहा, इट्स द अल्टीमेटली पॉइंट है जो कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने दिया हुआ है, और हमें पता है इसके अलावा कहीं और जीवन की संभावना नहीं है। और अपेक्स कोर्ट यह भी कहता है उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि वे समझें कि वे इस समाज के अभिन्न अंग हैं। पार्ट एंड पार्सल वर्ड यूज किया गया कि दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी, वे हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। ऐसा हम ट्रीट करें, ऐसा हम वातावरण बनाएं। और इसके अलावा जो है एक लास्ट पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो इंस्ट्रक्शन है कि हमें उनके जो रिस्पेक्ट, जो पास्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना ज़्यादा 9 पॉइंट में सारी बातें कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल प्रेजेंट की बात नहीं की, केवल फ्यूचर की बात नहीं की, बल्कि पास्ट की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो पास्ट में जो उनको रिस्पेक्ट मिला था, पास्ट में जो उनको सम्मान प्राप्त हुआ था, उस सम्मान को उनको रीगेन करना चाहिए। इसका मतलब पास्ट में उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी। 1871 का जो एक्ट पास किया गया, उस एक्ट के तहत उनके साथ इनजस्टिस हुआ, उनके साथ इनइक्वालिटी हुई, और वह कॉलोनियल इंडिया था। जब हमारा जो है भारत, जो कि कॉलोनियल इंडिया था, जो कि गुलाम था ब्रिटिशर का, ब्रिटिशर ने जो 1871 का एक्ट बनाया, उसके तहत जो व्यवस्था की गई, उस पार्टिकुलर चीज को जो है क्या किया गया, उसके तहत वो हाशिए पर आना शुरू हुए। बाकी हम देख सकते हैं, चाहे वह जो है मुगलिया सल्तनत रहा हो, चाहे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की सल्तनत में आप मलिक काफूर का उदाहरण देख सकते हैं। उसके पहले का जो लिटरेचर रहा है बहुत ही बेहतरीन रहा, उन सब में रिस्पेक्ट और ऑनर उनको रहा है, और अच्छे अच्छे पोस्टों पर भी वो रहे हैं। और तमाम ऐसे मित्र हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट तो इतना स्ट्रांग है, उस पर की जितनी भी बातें की जाए वो कम है। कॉन्सेप्ट ऑफ बहुचरा माता का, कॉन्सेप्ट ऑफ आरामन, कॉन्सेप्ट ऑफ बृहनला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोहिनी, जितना भी नाम यहाँ पे रखा जाए, चूंकि वो मेरा एरिया नहीं है, मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता हूँ। तो अगर हम इन सब चीज़ों को जो है करें तो अनडाउटली देखते हैं कि उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहा है कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, हमें अपने बंद दिमाग को खोलना पड़ेगा, हमें अपने बंद दिल के दरवाजे को खोलना पड़ेगा। जब ये खुलेगा तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वह शैक्षिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे राजनीतिक है, सारे इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे, और हम जो है क्या करेंगे, बहुत प्रेम से, बहुत चाहत से, बहुत सम्मान से हम उनको वही अधिकार देंगे जिसका हम इंजॉय कर रहे हैं। तो ये मैं 9 पॉइंट्स बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको किस तरह से बिल में जगह दी गई, क्या बिल में रियली में इसको जगह दी गई या नहीं दी गई? अगर नहीं दी गई तो क्या कमियां रह गई, दी गई तो किन चीज़ों को दिया गया, यह भी जानना ज़रूरी है। और अगर मैं उस पर बात करूंगा, और हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा समय ले लूं, बट इसके लिए
मुझे क्षमा करिएगा। और उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं तो एक जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब बिल की हम बात करते हैं तो बिल जो है 2019 में बिल जो ट्रांसजेंडर बिल पास किया गया 2019 में हमारे सामने आता है अगस्त के महीने में, और उसका जो टाइटल रखा गया कि ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट। जब बिल पास हो गया तो सर्टेन है, राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, तो वह एक्ट के रूप में वह एक कानून बन गया। तो सवाल उठता है जो कानून बन गया, अब कानून अगर बन गया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उस इम्प्लीमेंटेशन में आखिर क्या चीज़ें हैं, उन पार्टिकुलर चीज़ों को क्या रखा गया, उसको कितना इम्प्लीमेंट किया गया, कितना नहीं किया गया। सबसे पहली चीज की जो बिल पास किया गया उस बिल में ये जरूर कहा गया है कि बिल कुछ हद तक, मेरे शब्द को ध्यान में मैं जो कह रहा हूं, बिल कुछ हद तक उनके भेदभाव को रोकता है। उनके प्रति जो समाज में भेदभाव है वह केवल कुछ हद तक रोकता है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से नहीं रोकता। इसका मतलब बिल में बहुत सारी खामियां हैं, बताऊंगा। जो उसके अपने विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपनी राय दी है, जो लर्नेड काउंसिल, जो लर्नेड वकील थे और जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जो कहा है उनकी बात को मैं रखूंगा। दूसरा चीज की जो बिल है, बिल में ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला टर्म रखा गया, थर्ड जेंडर शब्द नहीं आया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल में जो है थर्ड जेंडर शब्द नहीं आया बल्कि ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला टर्म रखा गया। और जब ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला टर्म रखा गया तो वह एक अम्ब्रेला, ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें जो है जिनके जो है बॉडी में एक तरह से बायोलॉजिकल डिफेक्ट है, उस बायोलॉजिकल डिफेक्ट के आधार पे बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल किया जाता है। यह एक अम्ब्रेला टर्म है, ऐसा नहीं किया केवल पार्टिकुलर एक हम ये कहें कि किन्नर को ही लेकर के रखा गया। किन्नर के अलावा जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी में डिफेक्ट है, बायोलॉजिकली डिफेक्ट है, उनको लेकर के रखा गया। तो वहां पे जो शब्द यूज किया गया ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला टर्म, मतलब अम्ब्रेला टर्म यूज किया गया, ट्रांसजेंडर पर्सन्स यूज किया गया और उसमें लोगों को शामिल किया गया। लेकिन एक जो बिल की बात है कि उसमें यह क्लियर नहीं किया गया कि ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन अगर कोई होगा तो उस शब्द को डिफाइन क्लियर नहीं किया गया। यह बिल की दूसरी खामी है। पहली खामी मैंने बताया कि प्रोटेक्शन प्रदान करता है, लेकिन प्रोटेक्शन उतना नहीं प्रदान करता जितना कि मेल को प्रोटेक्शन प्रदान किया गया, जितना फीमेल को प्रोटेक्शन जेंडर के आधार पर प्रदान किया गया, उतना जो है इस चीज को नहीं प्रदान किया गया। दूसरा मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बिल में जो है क्या किया गया, एक अम्ब्रेला टर्म लाया गया, ट्रांसजेंडर शब्द लाया गया, ना कि थर्ड जेंडर शब्द शामिल किया गया। तीसरा चीज मैं बताना चाहता हूं कि अभी इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हर व्यक्ति को अपना जेंडर खुद चुनने का अधिकार है। कारण यह है कि उस आदमी के अंदर की भावना उसको बताती है कि वह मेल है, वह फीमेल है या वह क्या है। जब उसके अंदर की भावना उसको बताती वह मेल है, वह फीमेल है, उसको खुद चुनने का अधिकार है। तो यहां पर क्या किया गया है कि ट्रांसजेंडर के साथ अन्याय किया गया है और ये कहा गया कि ट्रांसजेंडर को अगर कोई चीज चुनना है, अगर उसको एक कहना है कि वह ट्रांसजेंडर है तो देना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो है क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्गत करेगा। और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो सर्टिफिकेट निर्गत करेगा तो निर्गत करने के बाद वह क्या करेगा, उसको एक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा कि अब वह ट्रांसजेंडर है। जब वह सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद वह अपने पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या करेगा, वह अपने पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम को और अपने लिंग को चेंज करा सकता है। इतनी छूट तो दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि मैं ट्रांसजेंडर हूं तो इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है? क्या किसी पुरुष को आज तक अपने जेंडर को लेने के लिए या करने के लिए सर्टिफिकेट जरूरत पड़ी? क्या किसी महिला ने सर्टिफिकेट को लिया कि वो महिला, इसका सर्टिफिकेट उसको दिया गया? इतना ही नहीं, और एक चीज और उसमें बताई गई, उसमें ये बताई गई कि अगर आपने जो है ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट ले लिया और ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर आपका मन ये कहता है कि आपको शरीर जो है पुरुष का मिला है लेकिन आपकी आत्मा औरत की है और आप अपना लिंग चेंज कराना चाहते हैं, तो दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा लिंग चेंज कराने का। और वह इतना आसान नहीं है, उसके लिए बाकायदा कमेटी गठित की गई है। कमेटी जो है सैंक्शन करेगी, मतलब अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद आपको अपना लिंग चेंज कराने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा वह प्रोसेस जो है क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी। सबसे बड़ा चीज है सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी।
अगर आपकी कोई छोटी सी सर्जरी होती है तो उस पार्टिकुलर सर्जरी में आदमी इतना डर जाता है, अगर वो अपने चीज को कराते हैं तो उसको सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। जब वो गुजरेंगे तो गुजरने के लिए बाकायदा डॉक्टर का पैनल होगा, जो साइकेट्रिस्ट होगा वो होगा, तमाम चीजों से उनको गुजरना पड़ेगा। फिर डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर वह जो है क्या किया जाएगा, वह जो है डॉक्टर की रिपोर्ट पर उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। मैं कहता हूं ठीक है, या उनका अपना अंदर का मामला है कि वे मेल होना चाहते हैं या फीमेल होना चाहते हैं, लेकिन समझने की बात है कि हमारे सिस्टम में अगर किसी को एक जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, एक निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, या एक कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, तो कितने सारे प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है, जबकि हम मेन स्ट्रीम के लोग हैं। और समझने की बात है कि जिसको अपना पूरा लिंग चेंज करा करके, जो पहले ट्रांसजेंडर रहा का सर्टिफिकेट लिया, ट्रांसजेंडर के बाद वह मेल या फीमेल का सर्टिफिकेट लेना चाहता है, तो अगर वह उसका सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो उसको जो है क्या करना, बाकायदा आवेदन देना, और उसके बाद जो है चीजें क्या करती हैं कि उसको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के वो सर्टिफिकेट इशू होता है। और अगर बाय द वे डॉक्टर में प्रीजुडिस की भावना आ गई, जो साइकेट्रिस्ट है उसमें के अंदर प्रीजुडिस की भावना आ गई, और उसने लिख दिया नहीं ये तो जो है क्या है कि मेल फीमेल होने के लायक नहीं है, ये तो वही है, तो फिर उसका आइडेंटिटी कहाँ जाएगी? उसने सेक्सुअल रिअसाइनमेंट सर्जरी भी करा लिया, तमाम चीजें। तो मैं कहता हूं कि सारी चीजें गलत नहीं, बिल पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन बिल को और मजबूत किया जा सकता है, जिसमें संभावनाएं अपार हैं। हियर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन नहीं है ना, तो इस चीज को किया जा सकता है, लेकिन जो है इन सारी चीजों को लेकर के मैं बात कह रहा हूं कि हाँ इसमें चीजें रही हैं। और इसके अलावा एक चीज ये कहा गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा जाए, और जो भी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं उन गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज के तहत उनको रिजर्वेशन दिया जाए, तो इस बिल में रिजर्वेशन की कोई बात नहीं है। कोई बात का मतलब मैंडेटरी नहीं है। जैसे जो है 27% ओबीसी को मैंडेटरी आरक्षण है, या जो और भी समुदाय है उसको जो है क्या किया गया है, आरक्षण दिया गया है, इनके लिए अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर अपना कास्ट डिक्लेयर करेगा कि वह एससी कैटेगरी में, तो या एससी में ही आरक्षण लेगा। अगर कोई ओबीसी में कहता है तो वह ओबीसी में जाएगा। अगर कोई वो करता है, जबकि ट्रांसजेंडर चाहे एससी का हो, चाहे ट्रांसजेंडर आपका ओबीसी का हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, सबकी कंडीशन एक जैसी है। लगभग सबकी कंडीशन एक, सभी अपने परिवार से डिसोन कर दिए जाते हैं, सभी हाशिए पर हैं, सभी के सामने समस्याएं अपार हैं। तो उनको जो है जाति में ना बांट करके, बल्कि उनको लिंग के आधार पर, मेरा अपना सुझाव है कि आरक्षण दिया जाना चाहिए। मेरा ही नहीं, कल मैंने रात में माई मनीषा महान जी से बात किया, तो उन्होंने भी जो है क्या किया, इस पार्टिकुलर चीज पर अपनी बात रखी कि हमें जो है कास्ट के आधार पर, कास्ट के खांचे में ना रखा जाए। अगर हमें हाशिए पर लाया गया तो जेंडर के आधार पर लाया गया, और अगर हमें रिजर्वेशन दिया जाता है तो जेंडर के आधार पर ही दिया जाना चाहिए, चाहे वो 5% हो, 2% हो, जो भी गवर्नमेंट का अपना मानना हो। तीसरा चीज जो है कि एक और जो बड़ी चीज है कि जो अगर ट्रांसजेंडर के प्रति कोई अपराध, जैसे बिल की एक और खामी जिस पर हाईलाइट करना चाहूँ, जो बहुत जरूरी है, बिल की एक बड़ी खामी है कि अगर ट्रांसजेंडर के प्रति कोई एब्यूजिंग वर्ड यूज करता है, या अगर कोई उसके प्रति ऐसा अपराध होता है, तो जो अपराध के संदर्भ में जो दंड निर्धारित किया गया है, वो ये कहा गया कि अगर जो आदमी ऐसा अपराध करेगा उसको मिनिमम 6 महीने मैक्सिमम 2 साल की सजा, और या तो फाइन के साथ। फिर से मिनिमम 6 महीने मैक्सिमम 2 साल की सजा फाइन के साथ। लेकिन अगर यही अपराध किसी महिला के साथ किया जाता है तो वहां जो सजा का प्रावधान है 7 साल की सजा है। तो क्या यह जेंडर बाइस्ड नहीं है? क्या यह जेंडर या क्या इस चीज को नहीं बताता है कि रियली में जो है बिल में इस तरह की चीजें हैं, खामियां हैं? तीसरा चीज जो है, जो एक चीज और जो है इसमें रहा गया कि मतलब कुछ और भी बातें रही हैं, जिसमें कहा गया कि उनके लिए सेपरेट HIV सर्विलांस सेंटर बनेगा। ये अच्छी बात है, बनना चाहिए, क्योंकि जो HIV के मरीज हैं शायद उनके तबके में, उनके समुदाय में ज़्यादा हैं, तो उनके लिए होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ होना चाहिए। मेरा ये भी कहना है कि अगर दिव्यांगों के लिए ट्रेन में कोच हो सकता है अलग, महिलाओं के लिए अलग कोच हो सकता है, तो ट्रांसजेंडर के लिए भी ट्रेन में अलग कोच की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर जो है डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो है देखें तो डॉक्टरों को उस हिसाब से ट्रेंड किया जाना चाहिए कि अगर कोई ट्रांसजेंडर जाए तो वो ये ना समझे कि हाँ ये ट्रांसजेंडर है, और ट्रांसफोबिया से पीड़ित होकर के, जो मैंने पहली वर्ड यूज़ किया था कि फोबिया एक इरेशनल फियर, उससे पीड़ित होकर के वो सोचे कि ना तो ये मेल है ना फीमेल है, और मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, मैं इसको नहीं देखूँ। इस तरह की मेंटलिटी को भी ज़रूरी है कि हर पब्लिक प्लेस पर इसको जो है सुधारने की बहुत गुंजाइश है। बिल की खामियों को लेकर के एक बहुत जो संस्था है, 2 बड़ी संस्थाएं हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस,
इन दोनों ने क्या किया था, बिल को कहा कि यह बिल पूर्णतः जो है क्या है कि जो ट्रांसजेंडर की को जो स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई है। और इसीलिए कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर के जिस दिन यह बिल पास हुआ उन्होंने कहा कि यह वह दिन जो है ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा, या जेंडर जस्टिस मर्डर। मैं शब्द को फिर से दोहराना चाहूंगा, बिल के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा था इस समुदाय के प्रति, लोग बॉम्बे में भी इकट्ठा हुए, दिल्ली में भी लोगों ने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि जिस दिन यह बिल पास हुआ हम इस बिल को जेंडर जस्टिस मर्डर के रूप में मनाएंगे। कारण है कि जेंडर के आधार पर जो मुझे न्याय मिलना चाहिए था वह न्याय मुझे नहीं मिला। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, यह उस समुदाय का स्टेटमेंट है जो मैं लिया हूं, जो मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ ये चीजें रही हैं। इसके अलावा जो है एक बहुत बड़ी एक एक्टिविस्ट हैं ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दक्षिण एशिया की जो उसकी निदेशक है उनका नाम है मीनाक्षी गांगुली। एक बड़ा प्लेटफॉर्म से आवाज उठी है और ह्यूमन राइट्स वॉच की जो दक्षिण एशिया की निदेशक हैं मीनाक्षी गांगुली, उन्होंने बिल को लेकर के क्या कहा, उन्होंने कहा कि कानून का वर्तमान मसौदा स्वपहचान के मौलिक अधिकार को संबोधित करने में विफल है। अगेन मैं इस वर्ड को यूज करना चाहूंगा, स्वपहचान के मौलिक अधिकार। दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि आपका लिंग क्या है या आपको चुनने का अधिकार है, और यह चीज क्या किया गया या इसमें खत्म किया गया है। उनको जो है क्या करना है, इसके लिए अगर कोई चीज उनको चुनना तो कहां पे पहले एप्लीकेशन दें ट्रांसजेंडर का प्राप्त करने के लिए, फिर लिंग अगर उनको अपना परिवर्तन कराना है उसके लिए भी एप्लीकेशन दें। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, उस पैनल की रिपोर्ट आएगी, सर्टिफिकेट इशू होगा और डीएम जो है क्या करेगा, सर्टिफिकेट या जो पैनल है इशू करेगा। तो और कैसे इशू होगा, उसका क्या नजरिया क्या तरीका होगा, इस पर भी स्पष्ट रूप से बात नहीं है। तो एक बड़े प्लेटफॉर्म से एक आवाज यह उठी हुई है जिस पर मैं एक बात कहता हूं। दूसरी चीज, दो और संस्थाएं जिन्होंने बिल को लेकर के बात कही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एशिया पैसिफिक ट्रांसजेंडर नेटवर्क ने बात कही है। क्या बात कही, उन्होंने भी इस पर बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वपरिभाषित लैंगिक पहचान को पूर्ण रूप से मान्यता देने के लिए सभी आवश्यक विधायी, प्रशासनिक और अन्य उपाय को लागू करें। इसका मतलब कि पूरा उपाय लागू नहीं किया गया, इसीलिए जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और एशिया पैसिफिक ट्रांसजेंडर ने इस बात को कहा है कि किसी भी आदमी को जो उसका जेंडर जस्टिस के आधार पर जो उसको मिलना चाहिए, उसको जो विधायी जो भी प्रावधान है वो सारे प्रावधानों को लागू किया जाए, कहीं पर उसमें ना रहे। इसके अलावा जो है एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर मैं बात करूंगा, और वो पॉइंट ये है कि 27 नवंबर 2019 को जब बिल पास हो गया तो 2019 को द प्रिंट में फातिमा खान, एक जर्नलिस्ट हैं, फातिमा खान का एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल का नाम था मर्डर ऑफ जेंडर जस्टिस। जब ये बिल पास हुआ तो फातिमा खान ने द प्रिंट में एक आर्टिकल लिखा कि मर्डर ऑफ जेंडर जस्टिस, और उस मर्डर ऑफ जेंडर जस्टिस आर्टिकल में फातिमा खान ने देश के जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट थे जो इनकी लड़ाई से जुड़े हुए थे उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया। और जब उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उस एक्टिविस्ट में एक आदमी है जिनका नाम है रे। उन्होंने केवल अपना आधा नाम ही रखा, रे नाम से जाने जाते हैं। रे ने कहा कि यह जो ट्रांसजेंडर बिल है यह ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल नहीं है बल्कि ट्रांसजेंडर मर्डर ऑफ राइट्स बिल है। शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट अ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल बट ट्रांसजेंडर मर्डर ऑफ राइट्स बिल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस समुदाय के जिन लोगों ने नालसा में, जो नालसा बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उसमें जिन्होंने क्या किया था, पिटीशन फाइल की थी, जो लोग उस केस से जुड़े हुए थे, ये उनका स्टेटमेंट है जिसको फातिमा खान ने कवर किया हुआ है और फातिमा खान ने इस चीज को बताने की कोशिश की कि ये चीज रही है। दूसरा चीज जो है, उसी समय एक और बातें हमें देखने को मिलती बहुत सारी। इसके अलावा एक और उसी से जुड़े हुए ग्रेस भानु जी थे। ग्रेस भानु जी का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेस भानु जी कहते हैं कि यह बिल ऐसा है जो कि पुलिस को, जुडिशियरी को, मतलब लोकल स्तर पे, और डॉक्टर को, मतलब अफसरशाही जिसको हम कहते हैं लाल फीताशाही, उसको स्ट्रांग बनाता है और जिसके लिए आया है उसको कमजोर बनाता है। मतलब जो बिल जिसके लिए पास किया गया उसको तो कमजोर बना रहा है, लेकिन उस बिल के माध्यम से जिसके वजह से उनको जो प्रोटेक्शन मिल रहा है वह क्या करता है, उनको स्ट्रांग बनाता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना। इट्स नॉट द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर शमीम, यह उस समुदाय से जुड़े हुए लोगों का स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें क्या कहा गया।
बिल में एक और बात की गई थी, इनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, रिहैबिलिटेट पुनर्स्थापित किया जाएगा। तो पुनर्स्थापना को लेकर के ठीक है, रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, लेकिन कैसा होगा इस पर लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है सौरभ जी एक एक्टिविस्ट हैं, सौरभ जी ने सारंग पाठक ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हमको ये कहा जाता है कि हम रिहैबिलिटेट किए गए जाएंगे। तो उनका कहना था कि हम कोई जानवर नहीं है कि हमें त्याग दिया गया है और फिर आप ला करके हमें क्या करेंगे, बसाने का काम करेंगे। हमको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो हमको लीगल राइट से मिलना चाहिए, वो हमें आप प्रदान कर दीजिए, हम जो है खुद ब खुद रिहैबिलिटेट हो जाएंगे, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है। तो मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि बिल की खामियां, बिल को लेकर के बातें, बिल अनडाउटली उनको प्रोटेक्शन देता है, बहुत सारी चीजें जो उनको नहीं मिली हुई थी वह दी गई हैं, लेकिन बिल को हम केवल इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हाँ उस बिल को हम केवल स्वीकार कर लें। क्योंकि जब कल मैंने माई मनीषा महंत जी से बात किया था कल रात में, तो उस पर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बात कही हुई थी कि जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी या हमें चुनने का अधिकार होना चाहिए, और जब तक हमें एजुकेशन से नहीं जोड़ा जाएगा, हमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारी आर्थिक, सामाजिक या हमारा बदलाव होने वाला नहीं है। यही बात मैंने फिरोज भाई से भी एक दिन पहले मैंने चर्चा किया था, तो वो भी चर्चा में उनसे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मुझे निकल करके आए थे। ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं आई थी। तो अब मैं इसी बात पर अपनी बात को मैं विराम देता हूं, और जो भी आपके सवाल हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका उत्तर मैं पूरी तरह से देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैं दोबारा फिरोज सर का वेलकम करता हूं, माई मनीषा महंत जी का मैं वेलकम करता हूं, वो अभी लाइव हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं। साथ ही साथ मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का डॉक्टर तनवीर सर का भी मैं वेलकम करता हूं, और जो वक्ता हमारे स्कॉलर्स, जो हमारे प्रोफेसर इसके पहले बोल चुके हैं, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं। जो आने वाले समय में बोलेंगे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं शुभकामनाएं उनके लिए कहता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं फिरोज सर से कहता हूं कि आप एक डायरेक्टर हैं जो आपने पूरी मूवी तैयार की है। डायरेक्टर तो पर्दे के पीछे होता है, आपने तो हमें रोल दिया है, हम लोग तो केवल एक्टर अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, 10 दिन बाद प्ले करके चले जाएंगे, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा काम किया। इतना सराहनीय काम शायद जो है किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इतने बड़े स्कॉलर्स, इस तरह की ऑडियंस, इस तरह के सुनने वाले लोग रहे हों। तो मैं इसी बात पर अपनी बात को बस विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। अब मैं एक एक करके आप लोगों के मैं क्वेश्चंस को मैं कोशिश करता हूं उसका आंसर देने की। रश्मि गुप्ता जी हैं, उन्होंने धन्यवाद रश्मि गुप्ता जी आपको। किन्नर को मैं शगुफ्ता मैम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो भी बहुत सराहनीय काम की हैं, और बहुत बड़ी स्कॉलर भी हैं वो, और आप एक बड़े इंस्टीट्यूट में आप प्रोफेसर हैं। तो अगर मैं आपके बारे में कोई शब्द कहूं तो वो पर्याप्त नहीं होगा, और आप किसी जो है आइडेंटिटी की मोहताज नहीं, इसलिए मैं कोई शब्द ऐसा और वर्ड यूज़ नहीं कर सकता हूं। आपका एक क्वेश्चन है कि किन्नर को किस नाम से संबोधित करें, तो मैडम मुझे उम्मीद है, हमने अपने लेक्चर में कहा था कि अभी जो है इस पार्टिकुलर चीज़ पर सहमति नहीं बन पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि थर्ड जेंडर से उनको संबोधित किया जाए, वो भी बिल में वर्ड नहीं लाया गया, ट्रांसजेंडर शब्द आया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस संबोधन का कार्य जो है ये उस समुदाय पर छोड़ दिया जाए, और वो सारे समुदाय एकत्रित होकर के, जो पढ़ा लिखा समुदाय है, हम मतलब जो फिरोज भाई जैसे या और भी जो इस को लेके काम कर रहे हैं, ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, उस समुदाय के लोग भी आए, और जो खुशी से जो शब्द उस समुदाय को स्वीकृत हो, उस पार्टिकुलर चीज को जो है मुझे लगता है स्वीकृति मिलना चाहिए। वरना एक आदमी किन्नर दिशा में भागेगा, एक आदमी थर्ड जेंडर दिशा में भागेगा, एक आदमी मंगलमुखी में भागेगा, कोई जो है आरामन के नाम से पुकारेगा, कोई किसी नाम से पुकारेगा, कोई एब्यूजिंग वर्ड यूज करेगा। तो यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना चाहिए, क्योंकि अब जो लिटरेचर है उसमें काफी काम हो चुका है, और अभी संभावनाएं बहुत है काम करने की। तो जरूरी है कि अब जो भी विमर्श हो, उस विमर्श पर जो टाइटल उनके लिए रखा जाए वह बहुत सारगर्भित होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, और चूंकि जो टाइटल किसी भी सब्जेक्ट का जो टाइटल होता है उसका वह मीनिंग भी देता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं पूरे किन्नर समुदाय से अपील करता हूं, सारे स्कॉलरों से मैं अपील करता हूं, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के आप अपना खुद एक वर्ड चुने, और उसका जो है एक तरह से लीगलाइजेशन होना चाहिए, उसको सरकार की तरफ से भी उसकी स्वीकृति होना चाहिए। और इसके अलावा विकास प्रकाशन की तरफ से कोर्ट के द्वारा थर्ड जेंडर नाम दिए जाने के बाद कुछ साहित्यकार भ्रम क्यों फैला रहे हैं? साहित्यकार तो मैं नहीं कहूँगा कि साहित्यकार भ्रम फैला रहे हैं, साहित्यकारों में आपस में राय नहीं बन पा रही है। और मुझे लगता है साहित्यकारों में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हर आदमी इस विषय पर जो काम कर रहे हैं वो काम करने के साथ साथ मुझे लगता है कि वो
अपने नाम और साथ ही साथ अपने नाम के भी बहुत ज़्यादा भूखे हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा नहीं कि हर आदमी दिल से ही काम कर रहा है, हर आदमी जो है फिरोज सर नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग तो इसलिए भी काम करते हैं कि चलिए मेरी अपनी कुछ आइडेंटिटी भी हो जाए। तो शायद जो है इस तरह का भी मामला हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस चीज़ को कह रहे हैं कि हाँ थर्ड जेंडर पर नहीं आते हैं, या आपस का एक विवाद है। वो शगुफ्ता मैडम के आंसर में मैंने देने की कोशिश की है कि हम सारे लोगों को एक टीम वर्क करना पड़ेगा इसका निर्णय लेने के लिए, वरना मैंने बताया एक इधर भागेंगे एक उधर भागेंगे। जब तक टीम वर्क इस पर नहीं होगा, एक प्लेटफॉर्म पर लोग नहीं आएंगे, तो ऐसे ही नामों से पुकारा जाता रहेगा और लोगों में कन्फ्यूजन बना रहेगा। जो लिटरेचर आ रहा है उसमें भी कभी उनको किन्नर कहा जा रहा है, कभी थर्ड जेंडर कहा जा रहा है, कभी कुछ और नामों से। तो अनडाउटली हमें इस पर आना पड़ेगा। लवलेश दत्त सर का मैं वेलकम करता हूं। उन्होंने कहा कि दुख तो इसी बात का है कि समाज इस दिशा में सोचता है। बिल्कुल सर, ये जायज़ बात आपने कही है। फिरोज़ खान सर का समाज को नज़रिया बदलना पड़ेगा। बेशक सर बदलना पड़ेगा तभी जा करके। सारिका मुंद्रा जी का क्वेश्चन है, क्या संपूर्ण विश्व में कहीं पर इनके लिए बेहतर परिस्थितियां बन पाई हैं? मैडम अगर देखा जाए कि जब हम ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से जो फ्रीडम, लोग ऐसा कहते हैं जो फ्रीडम है वेस्ट में कुछ ज़्यादा ही मिला है, लेकिन मैं नहीं कहता कि जो वेस्ट में फ्रीडम मिला है वह पूर्ण रूप है। अभी ऐसा कहीं पे नहीं। एक इंग्लिश में एक टर्म होता है जिसको यूटोपिया कहा जाता है। यूटोपिया जो है लैटिन शब्द से आया हुआ है। उसका मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जो स्वर्ग जैसा हो, जहाँ पे भेद ना हो, जहाँ पे जो है कोई समस्या ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक तो यूटोपिया का जो कॉन्सेप्ट लोग कहते हैं कि यह कल्पना ही केवल है, धरातल पे नहीं आ सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ हम यूटोपिया नहीं बना सकते हैं, लेकिन यूटोपिया के नज़दीक तो पहुँच सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि जो बहुत सारे मनभेद और मतभेद हैं उनको भुलाया जाए और इन सब के लिए काम किया जाए। अनडाउटली वेस्ट में कुछ स्थितियाँ बेहतर रहीं। सारिका मुंद्रा जी। रश्मि गुप्ता जी कहती हैं कि समाज के लोग रोजगार देना भी पसंद नहीं करते और जो भी मजबूर होकर पैसे मांगते हैं तो वह भी देना पसंद नहीं। बेशक मैडम, बेशक आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम लोग जो है उनको सीमित किए हुए थे। नए और बधाई तक, इवन ट्रेनों पर भी हमारा लोगों का उनसे इनकाउंटर होता था तो लोग ये कहते थे तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हम लोग अगर ये सोचें कि अपने यहाँ जो हम लोग बर्तन मांजने वाले रखते हैं वो भी मेन स्ट्रीम में ही के लोगों को ही रखते हैं। जो कपड़ा धुलने वाली जो नौकरानियाँ आती है वो भी मेन स्ट्रीम की रहती है। कभी किसी ट्रांसजेंडर को नहीं देखा गया कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अनडाउटली यह मेंटालिटी है, इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। विकास प्रकाशन जी का क्वेश्चन, अखाड़ों के उनका स्टेटमेंट है, अखाड़ों के कहना है जो वास्तव में किन्नर वो भीख नहीं मांग सकता, जो भीख मांगने वाले किन्नर बनावटी हैं। आप विचार देखिए। अनडाउटली जो है मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि इसमें है, लेकिन आप ये देखिए कि बहुत सारे किन्नर ऐसे हैं जो संगठित रूप से काम कर रहे हैं, जिनके अंदर एक फैमिली हायरार्की है, जहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट जो है शुरू होता है, नायक से शुरू होता है। सबसे बड़ा अधिकारी जो मैंने पढ़ा एक, और मैं सबको रिकमेंड करूंगा, एक किताब जो है सेरेना नंदा की है जो इंडिया में रहती थी। उन्होंने 10 साल तक बॉम्बे में काम किया। नीदर मैन नार वुमन द ट्रांसजेंडर द हिजराज ऑफ इंडिया करके उन्होंने लिखा हुआ है। ये उस किताब को, बहुत बेसिक किताब है, सबको पढ़ना चाहिए वो किताब। उस पर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो पूरा उनका फैमिली हायरार्की है, जिसमें गुरु हैं, नायक हैं, चेला है, तो वो जो फैमिली हायरार्की है जब वो संगठित होकर काम करते हैं तो अनडाउटली वहाँ की स्थितियाँ बेहतर हैं। लेकिन जहाँ पे संगठित होकर काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे स्थितियाँ थोड़ा सा गड़बड़ हैं, और उनमें से बहुत सारे नकली भी हैं, बहुत सारे असली भी हैं, लेकिन उनका पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। इस दिशा में तो उस समुदाय को ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस समुदाय के लोग अच्छे ढंग से बता सकते हैं कौन असली है कौन नकली है। और वैसे भी उन्होंने अपने एरिया निर्धारित किए हैं। एक एरिया का किन्नर दूसरे के एरिया में जो है बधाई मांगने के लिए नहीं जा सकता, एक ऐसा उनका अपना सीमा निर्धारित है। रश्मि गुप्ता कहती है किसी को भी भीख मांगकर खाना पसंद नहीं होता, किंतु मजबूरियां। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। और अगर देखा जाए तो इसीलिए समुदाय के लोग जो है बहुत सारे ऐसे कामों में लगे हुए हैं, केवल लाइवलीहुड के लिए ऐसे कामों में लगे हुए हैं, जिसको जो है हम लोग उन शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे। वो बाकी तो उनको उससे गुजरना पड़ता है, प्रॉस्टिट्यूशन में है और तमाम चीज़ों का। अकरम हुसैन भाई का एक स्टेटमेंट आया है कि जो यूरोप में स्थिति अच्छी है, जी थोड़ा बहुत वहाँ पे हमारे यहाँ से बेहतर है। और चूंकि हमारे यहाँ तो स्त्रियों को भी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ा था, तब जा कर के स्त्रियों की हालत कुछ सुधरी है। अभी भी स्त्रियों के लिए हमें नारा देना पड़ता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और साथ ही साथ जो है कन्या विद्या धन योजना जैसी योजनाएं चलानी पड़ रही। तो हमें पता चल रहा है कि अभी जब महिलाओं की स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ तो इस समुदाय की बात करना ही अपने में। बाकी सहमत हैं नूर फातिमा जी हैं, मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। फिरोज़ खान सर का कि हम लोगों को कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। बेशक सर, मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ कि अगर हो सके तो हम सारे लोग जो इसी प्लेटफॉर्म पर आएँ कि हमें कोर्ट के फैसले को माने, और कोर्ट ने जो एड्रेस किया है अगर उस समुदाय के लोगों को जचता है, उसको स्वीकार करते हैं, तो हमें उसके साथ चलना चाहिए।
इसके अलावा रमेश कुमार जी कहते हैं कि